क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी संगठन की सिर्फ एक बैठक एक पूरे देश के भविष्य की दिशा ही बदल दे? बिल्कुल। मतलब एक ऐसा मोड़ जहां संघर्ष का तरीका, लक्ष्य और यहाँ तक कि उस संगठन की आत्मा ही बदल जाए। इतिहास में ऐसे मूड गिने चुने ही होते हैं। अक्सर बदलाव धीरे धीरे आता है, लेकिन कभी कभी हाँ, एक ही झटके में, एक ही कमरे में लिए गए कुछ फैसलों से इतिहास की धारा मुड़ जाती है। आज हम इतिहास के एक ऐसे ही निर्णायक पल की गहराई से पड़ताल करने वाले हैं। हाँ। हमारे सामने द नागपुर रेवोल्यूशन एंड द राइज ऑफ स्वराज किताब के कुछ अंश हैं जो दिसंबर 1920 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन की कहानी बताते हैं। और ये कहानी बहुत दिलचस्प है। हमारा मकसद साफ है, हमें ये समझना है कि इस एक अधिवेशन ने कांग्रेस को, मतलब कुछ गिने चुने पढ़े लिखे लोगों की एक बहस करने वाली संस्था से एक विशाल जन आंदोलन में कैसे बदल दिया। और ये बदलाव सिर्फ कागज पर नहीं था, ये लोगों की सोच, उनकी उम्मीदों और उनके जोश में आया हुआ बदलाव था। नागपुर में कुछ ऐसा हुआ जिसने आजादी की लड़ाई का, कह सकते हैं, व्याकरण ही बदल दिया। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। किताब का शुरुआती बिंदु है कि नागपुर में असहयोग के कार्यक्रम को पूरी तरह से मंजूरी दे दी गई, लेकिन ये तो शायद अपेक्षित ही था। इसकी बात तो पहले से चल रही थी। हाँ, ये तो होना ही था। असली तूफान तो किसी और बदलाव से आया है ना। बिल्कुल। असहयोग तो एक कार्यक्रम था, एक रणनीति। असली और मतलब जो बुनियादी बदलाव था, वो कांग्रेस के मकसद में, उसके क्रीड में किया गया। अच्छा। दशकों से कांग्रेस का लक्ष्य था संवैधानिक तरीकों से स्वशासन, यानी सेल्फ गवर्नमेंट्स बाय कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स हासिल करना। नागपुर में इसे बदलकर शांतिपूर्ण और जायज तरीकों से स्वराज की प्राप्ति कर दिया गया। ओके, इसे थोड़ा खोलते हैं, क्योंकि पहली नजर में ये शब्द बहुत मिलते जुलते लगते हैं। स्वशासन और स्वराज्य, संवैधानिक और जायज। लेकिन यहाँ संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द का हटना, ये एक बहुत बड़ा संकेत है। बहुत बड़ा। इसका असल में जमीन पर क्या मतलब था? इसका मतलब सब कुछ था। देखिए, संवैधानिक तरीकों का मतलब है कि आप उस सत्ता के बनाए हुए कानून के दायरे में रहकर ही काम करेंगे जिसे आप चुनौती दे रहे हैं। मतलब आप ब्रिटिश सिस्टम को वैधता दे रहे हैं। ठीक, यानी आप ब्रिटिश संसद, उनके बनाए कानून, उनकी अदालतों की वैधता को स्वीकार करते हैं। इस एक शब्द को हटाने का मतलब था कि कांग्रेस ने खुद को इस कानूनी पिंजरे से आजाद कर लिया। वाह। मतलब अब हम आपके खेल के नियम नहीं मानेंगे, हम अपने नियम बनाएंगे। बिल्कुल। और ये चुनौती सिर्फ राजनीतिक नहीं थी, ये तो मनोवैज्ञानिक भी थी। आप कह रहे हैं कि हम आपके सिस्टम को ही नहीं मानते, उसकी वैधता पर ही सवाल उठा रहे हैं। ठीक, यही बात है। ये ब्रिटिश राज को एक सीधी वैचारिक चुनौती थी। किताब में एक बहुत शक्तिशाली वाक्यांश का इस्तेमाल हुआ है कि कांग्रेस ने खुद को एक अतिरिक्त संवैधानिक जन संघर्ष, मतलब एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल मास स्ट्रगल के लिए प्रतिबद्ध कर लिया। अतिरिक्त संवैधानिक। हाँ, यानी हम कानून के दायरे से बाहर जाकर संघर्ष करेंगे। लेकिन साथ ही उन्होंने शांतिपूर्ण और जायज शब्द जोड़े। जायज यानी लेजिटिमेट का मतलब था कि हमारा संघर्ष जनता की नज़र में सही है, नैतिक रूप से सही है, भले ही वो आपके बनाए कानून की नज़र में गैर कानूनी हो। ये तो कमाल की रणनीति है। आप एक ही साथ सिस्टम को नकार भी रहे हैं और खुद को नैतिक रूप से श्रेष्ठ भी बता रहे हैं। सही। लेकिन इतना बड़ा, इतना साहसिक लक्ष्य तय कर लेना एक बात है, उसे हासिल करने के लिए जो संगठन चाहिए वो तो कांग्रेस के पास उस वक्त था ही नहीं। कांग्रेस तो तब तक एक तरह का एलीट क्लब मानी जाती थी, है ना, जो साल में एक बार मिलती थी। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। एक क्रांतिकारी लक्ष्य को एक पुराने ढीले ढाने संगठन के जरिए हासिल नहीं किया जा सकता। और नागपुर की असली खूबसूरती इसी में है कि वहां सिर्फ लक्ष्य नहीं बदला गया, बल्कि उस लक्ष्य को पाने वाली मशीनरी को भी पूरी तरह से बदल दिया गया। संगठन में जो बदलाव किए गए वे अपने आप में एक क्रांति थे। तो मतलब उन्होंने लक्ष्य तो माउंट एवरेस्ट जितना ऊंचा तय कर लिया, पर अब उसे चढ़ने के लिए सही साजो सामान भी तैयार कर रहे थे। तो क्या थे वो संगठनात्मक बदलाव? सबसे पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण बदलाव था 15 सदस्यों की एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी CWC का गठन। CWC? हाँ, ये सुनने में एक सामान्य कमेटी जैसा लगता है, लेकिन इसने कांग्रेस का चरित्र ही बदल दिया। कैसे? मतलब 15 लोगों की एक कमेटी ऐसा क्या कर सकती थी? CWC से पहले कांग्रेस एक तरह की पार्ट टाइम संस्था थी। बड़े बड़े नेता देश के अलग अलग कोनों से साल के अंत में जमा होते थे, कुछ प्रस्ताव पास करते थे और फिर अपने अपने कामों में लग जाते थे। अच्छा। CWC का मतलब था कि अब कांग्रेस के पास एक कमांड सेंटर था, एक ऐसी टीम जो पूरे साल
365 दिन रोजमर्रा के आधार पर फैसले ले सकती थी, आंदोलन को दिशा दे सकती थी। समझ गई, मतलब अब एक स्थायी नेतृत्व था। बिल्कुल। ये कांग्रेस को एक बहस करने वाले क्लब से एक जुझारू राजनीतिक सेना में बदलने जैसा था। और किताब में प्रांतीय कमेटियों को भाषाई आधार पर बनाने की बात भी है। ये क्यों जरूरी था? ये एक और दूरगामी फैसला था। इससे पहले कांग्रेस की प्रांतीय इकाइयां ब्रिटिश प्रशासन के हिसाब से बटी थीं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी वगैरह, जो आम लोगों के लिए बेगाने नाम थे। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब आपने गुजरात के लिए गुजराती कांग्रेस कमेटी, महाराष्ट्र के लिए मराठी कांग्रेस कमेटी बना दी, तो आप सीधे लोगों की पहचान, उनकी भाषा, उनकी संस्कृति से जुड़ गए। इससे तो संदेश को आम लोगों तक उनकी अपनी जबान में पहुंचाना बहुत आसान हो गया होगा। हाँ, और राजनीति अब दिल्ली या कलकत्ता के अंग्रेजी बोलने वालों तक सीमित नहीं रही। सही बात है। और फिर आया तीसरा और सबसे धमाकेदार बदलाव। वो क्या था? कांग्रेस में शामिल होने की सालाना फीस घटाकर सिर्फ 4 आने कर दी गई। सिर्फ 4 आने? हाँ। मतलब उस जमाने के हिसाब से भी ये लगभग कुछ नहीं था। ये तो ऐसा है जैसे आज कोई राजनीतिक दल कहे कि आप सिर्फ एक SMS भेजकर सदस्य बन सकते हैं। बिल्कुल। इसने तो कांग्रेस के दरवाजे पूरी तरह तोड़ दिए होंगे। तोड़ नहीं दिए, बल्कि दरवाजे उखाड़ कर फेंक दिए। 4 आने की फीस का सांकेतिक और वास्तविक दोनों महत्व था। इसका सीधा मतलब था कि अब कोई भी आम भारतीय, चाहे वो एक गरीब किसान हो, मिल में काम करने वाला मजदूर हो, या कोई छोटा दुकानदार, कोई भी, वो कांग्रेस का सदस्य बन सकता था। इस एक कदम ने कांग्रेस को कुछ वकीलों, डॉक्टरों और अमीर व्यापारियों के दायरे से निकालकर भारत की विशाल करोड़ों की आबादी तक पहुंचा दिया। यहीं से कांग्रेस असल में इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। वाह! तो एक नया साहसिक लक्ष्य, उसे पाने के लिए एक नई जमीनी और फुर्तीली मशीनरी। माहौल पूरी तरह से बदल चुका था। और इन अंशों से ऐसा महसूस होता है कि इसी बदले हुए ऊर्जा से भरे माहौल में गांधी जी ने एक ऐसी घोषणा की जिसने आग में घी का काम किया होगा। हाँ, ये एक ऐसा पल था जिसने पूरे देश में उम्मीद और जोश की एक, कह सकते हैं, सुनामी ला दी। गांधी जी ने नागपुर के मंच से ऐलान किया कि अगर भारत ने असहयोग के कार्यक्रम को पूरी तरह अनुशासन के साथ लागू किया तो 1 साल के भीतर स्वराज मिल जाएगा। 1 साल? यह सुनने में लगभग असंभव लगता है। क्या उस वक्त के मंझे हुए नेताओं ने इस पर यकीन कर लिया, या कुछ लोगों को लगा कि ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव है, एक खतरनाक जुआ? बहुतों को ये एक जुआ ही लगा, लेकिन मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो ये एक मास्टर स्ट्रोक था। ये सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं थी, ये एक रणनीतिक घोषणा थी। अच्छा। इसका मकसद लोगों में एक तात्कालिकता, एक अर्जेंसी की भावना पैदा करना था। अब आजादी कोई दूर का, अगली पीढ़ी का सपना नहीं रही, बल्कि ये एक ऐसा लक्ष्य बन गया जो बस 1 साल की दूरी पर था, जिसे आप अपनी आंखों से देख सकते थे। बिल्कुल। संदेश ये था कि अगर आपने 1 साल तक त्याग किया, अनुशासन दिखाया, विदेशी कपड़े छोड़े, स्कूल कॉलेज का बहिष्कार किया, तो नतीजा आपके सामने होगा। इसने लोगों को एक ठोस लक्ष्य और एक समय सीमा दी। इसने असहयोग को एक राष्ट्रव्यापी मिशन बना दिया। हाँ, और इसका असर जबरदस्त हुआ। किताब ये भी बताती है कि इस घोषणा का प्रभाव इतना गहरा था कि बंगाल के कई क्रांतिकारी समूह जो अब तक कांग्रेस के शांतिपूर्ण तरीकों से असहमत थे, उन्होंने भी अपना हिंसक रास्ता छोड़कर 1 साल के लिए गांधी जी के कार्यक्रम को समर्थन देने का वादा किया। ये दिखाता है कि ये अपील कितनी व्यापक थी। इसने अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को एक मंच पर ला दिया। बिल्कुल। ये सब सुनने में तो एक क्रांति जैसा लगता है, लेकिन हर क्रांति के कुछ विरोधी भी होते हैं। जब कांग्रेस इतनी तेजी से बदल रही थी, तो क्या सब लोग इस गाड़ी पर सवार हो पाए, या कुछ बड़े नाम स्टेशन पर ही छूट गए? जब कांग्रेस ने संवैधानिक रास्ते को छोड़ने का फैसला किया, तो पार्टी के कुछ सबसे दिग्गज नेता इससे सहमत नहीं हो सके। कौन कौन थे वो? किताब में मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, GS खारपड़े और बिपिन चंद्र पाल जैसे बड़े नामों का जिक्र है जिन्होंने इस मोड़ पर कांग्रेस छोड़ दी। जिन्ना और बेसेंट, ये तो बहुत बड़े नाम है। मुझे ये थोड़ा विरोधाभासी लग रहा है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि कांग्रेस एक जन आंदोलन बन गई, लेकिन दूसरी तरफ इतने अनुभवी और शक्तिशाली नेता उसे छोड़ रहे थे। क्या ये कांग्रेस के लिए 1 कदम आगे और 2 कदम पीछे जैसा नहीं था? ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और उन नेताओं के नजरिए से देखें तो उनका डर जायज था। उनका मानना था कि संघर्ष हमेशा संवैधानिक और कानूनी दायरे में ही रहना चाहिए। मतलब कानून का राज सर्वोपरि है। हाँ, भले ही वो कानून अंग्रेजों का बनाया हुआ हो,
उन्हें लगा कि ये नया अतिरिक्त संवैधानिक रास्ता देश को अराजकता और अव्यवस्था की ओर ले जाएगा। ये एक खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना कदम था। मतलब उनकी राजनीति संयम और ब्रिटिश न्याय प्रणाली में एक तरह के विश्वास पर आधारित थी, बिल्कुल। जिसे कांग्रेस अब पूरी तरह नकार रही थी। हाँ, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे कुछ पुराने नेताओं ने तो अपनी अलग पार्टी इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन भी बना ली। लेकिन जैसा कि लेखक बताते हैं, वे राष्ट्रीय राजनीति के हाशिए पर चले गए। वे समय के बदलते मिजाज को नहीं समझ पाए। मतलब जनता कुछ और चाहती थी। देश की जनता अब याचिकाओं और प्रार्थना पत्रों से आगे बढ़कर सीधी कार्रवाई चाहती थी, और ये नेता उस कार्रवाई के लिए तैयार नहीं थे। तो फिर मेरे मूल सवाल पर आते हैं, क्या इतने बड़े नेताओं के जाने से कांग्रेस कमजोर हुई? सतह पर देखने से ऐसा लग सकता है, लेकिन गहराई में जाकर देखें तो जवाब है बिल्कुल विपरीत। अच्छा। लेकिन उसने भारत की करोड़ों आम जनता का विश्वास और समर्थन हासिल किया। ये एक सौदा था, और कांग्रेस के लिए ये एक बहुत ही फायदेमंद सौदा साबित हुआ। किताब भी शायद इसी ओर इशारा करती है। हाँ, इन अंशों में साफ लिखा है कि इस बदलाव और असहयोग आंदोलन को अपनाने से कांग्रेस को एक नई ऊर्जा मिली। नतीजा ये हुआ कि 1921 और 1922 के सालों में एक अभूतपूर्व लोकप्रिय उभार देखने को मिला। मतलब ये सिर्फ प्रस्ताव पास करना नहीं था। नहीं, सड़कों पर, गांवों में, कस्बों में लोग बाहर निकल आए। छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़े, वकीलों ने अदालतों का बहिष्कार किया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। ये असल में एक सच्चे जन आंदोलन की पहली लहर थी, और इसकी नींव नागपुर में रखी गई थी। तो नागपुर अधिवेशन कांग्रेस के इतिहास में सिर्फ एक और बैठक नहीं थी, ये एक वैचारिक क्रांति थी, एक कायाकल्प था। सही शब्द है, कायाकल्प। इसने कांग्रेस का लक्ष्य, उसकी संरचना और संघर्ष की पूरी परिभाषा ही बदल दी। बिल्कुल, ये वो निर्णायक क्षण था जब आजादी की लड़ाई कुछ चुनिंदा बुद्धिजीवियों के आलीशान बैठक कक्षों से निकलकर भारत की धूल भरी गलियों, गांवों के चौपालों और खेतों तक पहुंच गई। वाह! इसने संघर्ष को एक नया पैमाना दिया, एक नई गति दी और एक नई पहचान दी। पहले कांग्रेस सरकार को याचिकाएं देती थी, अब कांग्रेस ने खुद को जनता की आवाज, जनता की अपनी सरकार के रूप में देखना शुरू कर दिया। इसने कांग्रेस को एक राजनीतिक दल से एक आंदोलन में बदल दिया। तो आज की इस गहरी पड़ताल के बाद हमारे श्रोता के लिए सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ते हैं। जरूर। किताब हमें बताती है कि कांग्रेस ने शांतिपूर्ण और जायज तरीकों से स्वराज का लक्ष्य रखा। हाँ, लेकिन साथ ही उसने खुद को एक अतिरिक्त संवैधानिक संघर्ष के लिए भी तैयार किया। एक ही समय में जायज होना और अतिरिक्त संवैधानिक भी होना। ये एक विरोधाभास जैसा लगता है ना? तो इस आपात विरोधाभास ने आने वाले दशकों में स्वतंत्रता संग्राम की रणनीति और नैतिकता को कैसे आकार दिया होगा? क्या कोई चीज एक ही समय पर नैतिक रूप से जायज और कानूनी रूप से अवैध हो सकती है? और जब एक आंदोलन कानून की सीमाओं को लांघता है, तो वो अपनी शांतिपूर्ण प्रकृति को कैसे बनाए रखता है? बिल्कुल। इस जटिल संतुलन को समझना शायद आजादी की लड़ाई की आत्मा को समझना